बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल 19 में दिया है। अरे आर्टिकल 19 में तुम्हें बोलने का अधिकार दिया है, तो बात स्पष्ट है कि भारत के संविधान से पहले तुमको बोलने का भी अधिकार नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। हमारे साथ हैं मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताराराम मेहना साहब। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हजारों वीडियो आप इनके यूट्यूब पर देख सकते हैं। वामसेप से जुड़े रहे, लंबे समय तक देश के अंदर जो बहुजन आंदोलन है उसको लीड करते रहें, चलाते रहें और एक मुखर आवाज़ है बहुजन आंदोलन की। मेहना साहब, ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को जिस प्रकार सरकार के साथ 12 दौर की बातचीत जो है वो फेल हो चुकी है, सरकार ने अब दरवाजे बंद कर लिए एक तरीके से, और किसान जो है वो घर जाने को तैयार नहीं है। अब क्या देखते हो उसको? देखो, ये तो बात किसानों को पहले ही समझ लेनी चाहिए थी कि वो कोई मीटिंगों का दौर नहीं था, वो सिर्फ इनका टाइम किल कर रहे थे। वो टाइम किल इसलिए कर रहे थे कि या तो ये परेशान होकर के घर चले जाएंगे, और अगर घर नहीं चले जाएंगे तो कम से कम उनको जो करना उसकी तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने इनको तैयारी करने का मौका ना मिले, उस बात को लेकर के उन्होंने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको 26 तारीख के नज़दीक लाया और 22 तारीख को दी एंड कर दिया कि अब इनके पास 2 दिन का समय बचा, 2 दिन में ये क्या कर पाएंगे। ये बहुत ही एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है और कोई आनंद फानन में नहीं हुआ है, या फिर सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं रही है कि सरकार ये चाहती कि भाई हमें करना ही है या वार्ता करना उनका कतई कोई उद्देश्य नहीं था। सिर्फ और सिर्फ किसानों का टाइम किल करना था, यही उनका प्रोजेक्ट। पहले दिन से लग रहा था, जिस प्रकार से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये कह रहे थे कि हम बिल तो वापस किसी कीमत पर नहीं लेंगे, संशोधन जो है वो कर सकते हैं। अंत में वही चीज़ देखने को मिली और स्पष्ट हो गया कि हम बिल वापस नहीं लेंगे। अभी आप देख रहे हो कि पूरे आंदोलन में जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है, इसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, सर्व समाज के जो लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि किसान जो है वो इसका एक मतलब सिंबल बन गया कि किसानों का आंदोलन है। लेकिन जिस प्रकार से राकेश टिकैत ने इस पूरे आंदोलन को लीड किया है, और राकेश टिकैत की स्टेटमेंट के बाद में जिस प्रकार से एक बौखलाहट इस देश के सवर्ण समाज में हुई थी, उसके बाद में उसी समाज के कुछ लोग हैं जो यहाँ आकर के प्रवक्ता की भूमिका में है। देखो, जिस तरीके से देश से जुड़ी हुई बात है कि वो बार बार मीटिंग क्यों कर रहे थे, मैंने आपको पहले बताया, वो टाइम किल भी कर रहे थे और अपने टाइम का उपयोग भी कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को, अपने लोगों को यहाँ इस्टेब्लिश करना था। जब तक यहाँ इस्टेब्लिश नहीं करते, संगठन का कोई भी आंदोलन हाईजैक नहीं होता है। आंदोलन को हाईजैक कैसे किया जाए, इसकी तैयारी के लिए ही उन्होंने अपने धीरे धीरे अपने आदमियों को सेट किया, और इधर इनको जो है मूर्ख बनाते गए और कहते गए कि हम तुमसे वार्ता कर रहे हैं। लेकिन वो वार्ताओं का दौर नहीं था, वो सिर्फ अपने यहाँ कार्यकर्ताओं को इस्टेब्लिश करने का मामला था। जैसा कि मैं पूरे सभी बॉर्डर्स जितने हैं और जहाँ पर भी किसानों के पड़ाव हैं, सब जगह जा रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं लगभग तीसरी बार आया हूँ, तो मैंने ये देखा है कि अब पूरी तरह से इस आंदोलन के अंदर जिन लोगों के साथ हमारी लड़ाई है, या जो लोग हमारे यानी किसानों के समस्त अधिकारों को समाप्त करना चाहते हैं, और जो इन्हें किसानों को भूमिहीन बनाना चाहते हैं, मैं जो लोग कह रहा हूँ, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो लोग ऐसा करना चाह रहे हैं और पूरी प्लानिंग से कर रहे हैं, उन्होंने अपने ही लोगों को इस आंदोलन में इस्टेब्लिश कर दिया है, स्थापित कर दिया है, और आज वे यहाँ पर एक बहुत ही अहम भूमिका में रोल अदा कर रहे हैं। और जितने भी नेता हैं, चाहे टिकैत साहब हैं, मैं टिकैत साहब से 2 बार मिला, 2 बार मिलने के बाद में तीसरी बार मैंने उनको ये बात भी समझाने का प्रयास किया कि मान्यवर, ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को धीरे धीरे हाईजैक करने का प्रयास चल रहा है, आप इस आंदोलन को संवैधानिक आंदोलन बनाओ। मैंने एक बात कही है कि इस देश के अंदर 85% लोग जो है, या 90%, जिसमें 52% OBC मांग रहा है, ठीक है, पहले भी मांग रहा था, अब तो खैर उसका सब कुछ लुट ही गया। मांग रहा था, दिया कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं, लेकिन लुट गया 52%। उसके अलावा 22.5% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, वो मांग रहे हैं और मिला भी नहीं, ठीक है, खो रहे हैं आए दिन तक। और उसके बाद बचते हैं अल्पसंख्यक लोग, माइनॉरिटी के लोग। माइनॉरिटी के 10-12% लोग हैं, वे भी मांगने में ही लगे हुए हैं, मांगने का ही काम कर रहे हैं, उनको भी कुछ अब तक हासिल हुआ नहीं। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देने वाले कौन है? आखिर ये देने वाले कौन है? जब देश की 90% जनता मांगने का काम कर रही है, तो आखिर ये देने वाला है कौन? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो देने वाला है वो देना नहीं चाहता है, ठीक है।
और देने वाला देना नहीं चाहता है, वो लूटना चाहता है। वो फिर आपके पास जो कुछ भी है, आपको संविधान की वजह से कुछ प्राप्त हुआ है, उसे भी वो वापस लेना चाहता है, क्योंकि संविधान से पहले ये सब आपके पास में नहीं था। जब नहीं था तो आज क्यों है, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है, समस्या वाली बात है। इसलिए जो तुम्हें संवैधानिक अधिकारों के तहत मिला है, उनको वो वापस लेना चाहते हैं। तो हमें समझना है कि जो वर्ग, जो समुदाय इस देश के अंदर संविधान के विरोध में है, और SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, इन लोगों को देना नहीं चाहता, इनसे छीनना ही चाहता है, आज वही इस आंदोलन को लीड कर रहा है, वही इस आंदोलन को जिस तरफ तोप घुमाना चाह रहा है वो कर रहा है। मैंने टिकैत साहब से बात की थी कि किस तरीके से आप लोगों के सलाहकार जो नियुक्त किए हुए हैं यहाँ पर, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लाइनों में लग करके लंबे लंबे जो तिलक लगाए हुए सारे लोग हैं, वो यहाँ आकर के इसको पूरा आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा दुश्मन हमारी ही गोद में बैठ करके हमारी गर्दन में छुरी चलाने वाला है, और हम ये सोच रहे हैं कि नहीं, ये हमारा साथ दे रहे हैं, ये हमारा काम कर रहे हैं, ये बढ़िया कर रहे हैं, अच्छे बोल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सब जगह पर कि हमारे जो किसान इस आंदोलन के अंदर लाखों रुपया लगा रहे हैं, लाखों रुपया दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, सब्जियां दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। उनको 1.5 या 2 मिनट का समय मंच पर मिलता है, 1.5 या 2 मिनट का, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई आ जाएंगे, मुरारी जी, तिवारी जी या और कोई शर्मा जी, वर्मा जी, उनको पता नहीं वहाँ आधा घंटा भी नहीं रोकते हैं। ये देख नहीं। एक बड़ा आरोप है ये जो आपने विषय उठाया है, और बड़ा विचारणीय विषय प्रश्न है। लड़ाई किसानों की है, किसान वर्सेस सरकार है, 3 बिलों को लेकर के। मैंने बहुत सारे किसान नेताओं से बात की, उनका कहना है कि मोदी जी ने काम बहुत सारे खराब अच्छे करें, ये काम खराब है। मोदी जी से कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ काम ये वापस कर लें, मोदी जी से कोई शिकायत थोड़ा ही है, सरकार से कोई शिकायत थोड़ा ही है। तो जब तक सत्ता परिवर्तन, आप तो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ऐसे में कैसे व्यवस्था परिवर्तन होगा? ऐसा है मान्यवर कि जिस तरीके से जो वर्ग आज ये लड़ाई के लिए उतरा हुआ है, उसको तो अपना इतिहास भी मालूम नहीं, ठीक है ना, वो कौन है, क्या है, ये भी मालूम नहीं। दूसरी बात मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो लोग बच्चे पैदा कर लेते हैं लेकिन अपने बच्चों का नाम नहीं रख सकते, ठीक है ना, जो लोग अच्छा मकान तो बना लेते हैं लेकिन मकान की नींव नहीं रख सकते, ठीक है, मकान बनाने के बाद लाखों रुपया खर्च करने के बाद गृह प्रवेश नहीं कर सकते, जो अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा तो कर लेते हैं, जवान बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद में अपने बच्चों की शादी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, जो उनके बच्चों के नाम देते हैं, जो उनके गृह प्रवेश करवाते हैं, जो उनकी गाड़ी को तिलक लगाते हैं, जो उनके बच्चों का मुहूर्त देखते हैं शादियों का, उन लोगों से मुक्ति इनको कैसे मिलेगी? ये तो संभव नहीं है। ये तो पहली बार उनके ऊपर डायरेक्ट चोट हुई है, इसलिए उनको थोड़ा सा पता लगा है। तो अभी भी मामला तो यहाँ तक आया, मैं देख रहा हूँ सब जगह पर कि RSS को गाली निकाली जा रही है, ठीक है। मोदी जी को पहले मोदी जी थे नंबर 1 पे, आज ही मोदी जी हैं गाली में, ठीक है। जबकि मैं बोलता हूँ उस बेचारे को माफ़ कर दो, उसका कोई दोष नहीं है, उसने कुछ से कुछ नहीं बिगाड़ा है, जो कुछ बिगाड़ने वाले हैं वो तो कुछ और ही है, ठीक है। उसको तो आगे रखा हुआ है, उसके ऊपर तो मुझे दया आती है, ठीक है, क्योंकि वो बेचारा क्यों कर रहा है वो भी मैं जानता हूँ, क्योंकि वो अगर ये ना करेगा तो आसाराम के बराबर बिठा दिया जाएगा, ठीक है, और वापस जमानत होने का कोई मामला बनेगा नहीं। तो वो जानता है अच्छी तरह से कि मैं मर जाऊंगा फालतू में, जेल में चला जाऊंगा, जेल में सड़ूंगा, इसलिए जैसा ये कहते हैं वैसा करता जाऊं तो ही अच्छा है। ये अमित शाह और दोनों कर रहे हैं, ये सारी चीज समझ रहे हैं। लेकिन RSS को भी कुछ लोग यहाँ गाली दे रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि मंचों पर आकर के RSS का भी नाम ले रहे हैं कि सारा RSS के इशारे पर हो रहा है, बीजेपी RSS के इशारे पर कर रही है, ये कर रही है, वो कुछ सारा है। लेकिन ये नहीं जान रहे हैं कि RSS को चला कौन रहा है, ये नहीं जान रहे हैं कि RSS किसका संगठन है, यहाँ नहीं जान रहे हैं कि RSS को नियंत्रण कौन कर रहा है। जो तुमको नियंत्रण कर रहा है, तुम्हारे बच्चों को नियंत्रण कर रहा है, वही तो RSS को नियंत्रण कर रहा है, और जो RSS को नियंत्रण कर रहा है वही तो तुम्हारे अधिकार छीन रहा है, और जो तुम्हारे अधिकार छीन रहा है वही तुम्हारी लीडरशिप कर रहा है, वही तुम्हारा सलाहकार बना हुआ है, वही तुम्हारे आगे चल करके नारे लगा रहा है। वाह भाई वाह, हो गया ये बात, आंदोलन तो चल गया। एक बड़ा आरोप है, इस समस्या का समाधान क्या है, मतलब कैसे बचा जा? अभी तो हमने इसका खंडन किया है, अब मंडन करते हैं, और मंडन में ये है कि इसको बचा कैसे जा सकता है। बिल्कुल साहब, हमारे पास में हर उत्तर का जवाब है, सवाल का जवाब है। हम इस आंदोलन को तभी सफल कर सकते हैं जब हम माननीय सर छोटू राम जी की बात को पूरी तरह से मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने कहा था कि हे भोले किसान मेरी 2 बात मान, एक बोलना सीख और दूसरा दुश्मन को पहचान। अब बोलना तो हमने सीख लिया, माइक लगा दिया, ठीक है, और माइक लगा इंकलाब जिंदाबाद, इससे ज्यादा बड़ा क्या बोलना होगा। बोलना तो हमने सीख लिया, और बोलने का मौका, अब ये हमारे लोगों को नहीं पता कि बोलने का अवसर किसने दिया, ये नहीं पता, बोलना सीख लिया है। इतना भी उनको मालूम होना चाहिए कि बोलने का अधिकार भी बाबा साहब अम्बेडकर ने
संविधान के आर्टिकल 19 में दिया है। अरे आर्टिकल 19 में तुम्हें बोलने का अधिकार दिया है तो बात स्पष्ट है कि भारत के संविधान से पहले तुमको बोलने का भी अधिकार नहीं था। बोलने का जिसको अधिकार नहीं था, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, अच्छा घर बनाने का अधिकार नहीं था, जमीन का मालिकाना हक नहीं था, किसी भी तरीके की कोई बात अगर नहीं थी, ये तो सारी संविधान ने दी। लेकिन नहीं मालूम है, नहीं मालूम होने की वजह से वे लोग नहीं समझ पा रहे हैं और वे इस धोखे में रह रहे हैं। इसलिए हम लोगों को ये समझना है और इस आंदोलन को जिस तरीके से बचाना है वो बचाना तभी होगा जब मान्यवर की दूसरी बात, यानी कि सर छोटू राम जी की दूसरी बात, दुश्मन को पहचान। अब मैं बार बार लोगों से कह रहा हूं भाई दुश्मन को पहचानने की कोशिश करो। अगर मैं यहाँ पर किसी का नाम लेके कहूँगा तो लोग कहेंगे ये भी जातिवादी बात कर रहा है या किसी जाति को टारगेट कर रहा है, और मैं तो कर रहा हूँ, नाम भले ही नहीं ले रहा हूँ, कर रहा हूँ, इशारे में कर रहा हूँ कि वो है जो कोई कर रहा है। ठीक है, तो ये समझना होगा कि हमारा किसान भाई जब उसको समझ लेगा कि वास्तव में मेरा दुश्मन कौन है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब तो उसका दुश्मन नहीं है, ठीक है, माइनॉरिटी उसका दुश्मन नहीं। अब समझ गया हिंदू मुस्लिम के मामले को, समझ गया क्रिश्चियन के मामले को, सारा समझ गया है, वो भी हमारा दुश्मन नहीं है। तो इस देश के अंदर तुम्हारा दुश्मन है कौन, जो सर छोटू राम जी कह रहे थे? सर छोटू राम जी किस दुश्मन की तरफ इशारा कर रहे थे? मैं तो ये कह रहा हूं कि उस समय सर छोटू राम जी ने उस दुश्मन को एक्सपोज भी करके रख दिया होगा, लेकिन उनके मरने के बाद उनको दबा दिया गया, उसको एक्सपोज नहीं किया गया। जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने लोगों के सामने खुल करके रख दिया था, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने स्पष्ट करके रख दिया तुम्हारा दुश्मन कौन है, लेकिन जैसे जैसे इनको मौका मिला उन्होंने फिर उनको दफन कर दिया। ये बात अगर मान ली जाए, सर छोटू राम की कोटेशन का आपने जिक्र किया कि मेरे भोले किसान बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान, बोलना सीख लिया है, दुश्मन की पहचान जो है वो अभी नहीं हुई, हाँ, उसके नजदीक जा रहा है, करीब जा रहा है। मुझे खुशी है अगर वो आरएसएस तक पहुंचा है ना, तो मैं समझता हूं कि वो आधा रास्ता तय कर चुका है, अभी आधा रास्ता और तय है। और उस आधे रास्ते में उनको यही समझना बाकी है कि भैया आरएसएस के सरसंघ चालक आज दिन तक बनने के बाद में कौन रहे, एक बात। दूसरी बात, आरएसएस की जितनी भी केंद्रीय कार्यकारिणियां बनी है 2 साल 3 साल बाद में, उसका आरटीआई के तहत या कैसे भी निकाल करके पता लगाएं कि उसमें मैक्सिमम लोग कौन रहते हैं। एक भी किसान को आरएसएस का आज दिन तक चवन्नी का मेंबर नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चंदा इकट्ठा करने के लिए या फिर उसको लाठी उठाने के लिए, निकर पहनने के लिए खड़ा किया, लेकिन जहां निर्णायक भूमिका है वहां किसान को कभी आने नहीं दिया। तो ये उनको पता लगाना होगा कि आरएसएस को कंट्रोल नियंत्रित कौन कर रहा है। जो आरएसएस को नियंत्रित और कंट्रोल कर रहा है वही सर छोटू राम जी का हुआ तुम्हारा दुश्मन है, उसको पहचान लो। तो दोस्तों, ये थे ताराराम मेहना साहब, बड़ी बारीकी से उन्होंने समझाया। सर छोटू राम की कोटेशन जो बड़ी मार्मिक है उसका जिक्र यहाँ पर हुआ, किस प्रकार से कहा कि मेरे भोले किसान मेरी 2 बात ले मान, एक बोलना सीख ले और दूसरा दुश्मन को पहचान। बोलना किसान ने सीख लिया, मंच लग रहा है, किसान बोल रहा है, क्या दुश्मन को पहचान पाएगा? और जब तक दुश्मन को नहीं पहचानेगा तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि आप भगत सिंह की जेल डायरी पढ़िए, सर छोटू राम को पढ़िए, चौधरी महाराज सिंह भारती को पढ़िए, जिन्होंने इस देश में सामंतवाद की और मनुवाद की चूल को हिला दिया था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल, गाजीपुर बॉर्डर, कैमरामैन CL बोध के साथ।